नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ पे। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से पहला वीडियो, जिसका टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जो पहले व्यापार की दृष्टि से भारत में प्रवेश करती हैं और फिर बाद में धीरे धीरे करके राजनीतिक हस्तक्षेप भी आरंभ कर देती हैं। इसी संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो भारत का व्यापार यूरोप के साथ चल रहा था या फिर अन्य देशों के साथ चल रहा था, वो स्थलीय मार्गों के द्वारा चल रहा था। कि ऐसा नहीं कि भारत का व्यापार पहले चल नहीं रहा था, जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं तभी से यूरोप के साथ आरंभ होता है। ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्राचीन भारत का इतिहास काल जो है, या फिर यूनानियों के ज़माने से भारत का व्यापार जो है यूरोपीय कंपनियों के साथ या यूरोप के साथ चलता आ रहा है। तो इसी संबंध में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं विश्व के इतिहास में, जो व्यापार के साथ साथ भारत के अलावा अन्य देशों में भी तमाम प्रकार के राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उस संबंध में जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थितियाँ रहती हैं, जो व्यापार जो पहले स्थलीय मार्गों के द्वारा चलाया जा रहा था, वो स्थलीय मार्ग किस तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं, और फिर जो है व्यापार का आरंभ जो है समुद्री मार्गों की खोज की जाती है। तब अलग अलग देशों के हिस्सों में जाकर यूरोपीय कंपनियां स्थापित होती हैं और वहाँ पर व्यापार संचालन करती हैं। तो उस संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। एक शॉर्ट मैप के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे। यूरोप यूरोप और ये अफ्रीका हो गया अफ्रीका। अफ्रीका और इधर एशिया में भारत की कंडीशन हो गई। एशिया में भारत। तो जो भारत का व्यापार यूरोप के साथ पहले स्थलीय मार्गों के द्वारा चल रहा था, वो ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं कि वो व्यापार जो है बंद हो जाता है और जो है कि भौगोलिक खोज आरंभ हो जाती है। तो यहाँ से स्थलीय मार्ग के द्वारा भारत और यूरोप का व्यापार जो चल रहा होता है इस क्षेत्र से, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिससे ये व्यापार बंद हो जाता है। और एक क्षेत्र यहाँ से यूरोप का व्यापार चल रहा होता है इस क्षेत्र से, एक ये थोड़ा ज़मीनी हिस्सा है समंदर कि ये जो यूरोपीय जो व्यापार के लिए भारत की ओर आते थे, तो इस समुद्री मार्गों के द्वारा जहाज के द्वारा आते थे। फिर यहाँ पर ये समुद्री ज़मीनी हिस्सा पड़ता है, स्थलीय लैंड एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर आके फिर बाई रोड आते थे यहाँ तक, इस तरह से। उसके बाद में फिर जो है ये लाल सागर से होते हुए इस तरह से ये भारत में प्रवेश करते थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि यहाँ पे वेनिस के लोगों का अधिकार हो जाता है। वेनिस इटली का एक शहर है, वेनिस। तो वेनिस के लोगों का एकाधिकार होता है। उनका कहना होता है कि ये एरिया हमारा, ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार सिर्फ हमें और किसी को नहीं है। तो इस तरह से ये जो मार्ग होता है ये बंद हो जाता है। उसी स्थिति में वही कंडीशन यहाँ बनती है। यूरोप का पूर्वी भाग है कस्तनतुनिया, यूरोप का पूर्वी भाग। घटना है 1453 ईस्वी की, और यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत के शासकों ने एशिया माइनर को जीत लिया, और जो यूरोप का पूर्वी भाग है कस्तनतुनिया, इस पर जो है तुर्कों और अरबों का एकाधिकार हो जाता है, उनका नियंत्रण हो जाता है। इस संबंध में जो व्यापार यूरोप का और भारत का जो चल रहा होता है वो कहीं न कहीं रुक सा जाता है। तो यहाँ से व्यापार जो है बंद हो जाता है। तो ये कंडीशंस बनती है, जो पहले स्थलीय मार्गों के द्वारा व्यापार चलता था वो बंद हो जाता है यहाँ से भी, और वही स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो एक ये कारण रहता है कि भौगोलिक खोज होने की जो है संभावना इससे उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, जो भारत का व्यापार यूरोप के साथ चल रहा होता है, तो भारत से जो माल यूरोप तक जाता था, तो कहीं न कहीं कई राज्यों तथा कई हाथों से होकर गुजरता था। और इस संबंध में ये जो भी व्यक्ति जो व्यापार करता था, जो आगे जो माल भेजता था, वो अपना लाभ निकालने के बाद भेजता था। जो बिक्री करता था अपना हिस्सा अपनी लाभ कमाने के बाद भेजता था। तो कहीं न कहीं पश्चिमी यूरोप तक आते आते ये माल जो होता था काफ़ी महंगा साबित होने लगता था पश्चिमी यूरोप में। तो यहाँ के लोगों में जो है एक ऐसी भावना उठती है यहाँ के व्यापारियों में कि क्यों ना हम एक ऐसा रूट खोजें जिससे हम भारत के साथ सीधा व्यापार स्टार्ट कर सकें और हमारे सामने किसी प्रकार की समस्याएं ना आएँ, और हम जो है कि
और इन मार्गों से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी व्यापार में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे व्यापार हो रहा होता है और इस क्षेत्र में तुर्कों का एकाधिकार हो जाता है, तो या फिर पहले जो व्यापार चल भी रहा था तो कहीं ना कहीं कई राज्यों या देशों से होकर गुजरते थे लोग, तो कहीं ना कहीं टैक्स भी वसूला जाता होगा, कर लिया जाता होगा, तो उसमें भी समस्या उत्पन्न होती थी। और यहाँ पर समुद्री मार्ग के द्वारा, जल मार्गों में समुद्र जहाज़ के द्वारा आते थे, फिर लैंड एरिया में उतरते थे, फिर समंदर में चलते थे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पे के लोग जो है भौगोलिक खोजों के क्रम में कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं भौगोलिक खोज के लिए, कि हम भारत के साथ सीधा व्यापार कर सकें। तो इसी संबंध में सबसे ज़्यादा रुचि होती है भौगोलिक खोजों के क्रम में स्पेन और पुर्तगाल की। स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक खोजों के संबंध में स्पेन और पुर्तगाल की कुछ ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और ये भौगोलिक खोज होनी चाहिए, समुद्री मार्गों की खोज होनी चाहिए, इस प्रयास में ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ के एक पुर्तगाल के राजा होते हैं जिनका नाम होता है प्रिंस हेनरी। इनको द नेविगेटर भी कहा जाता है, द नेविगेटर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भौगोलिक खोजों के क्रम में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं, भौगोलिक खोजों का नेतृत्व करते हैं और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस संबंध में जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो भारत और यूरोप का व्यापार एक तरीके से बंद सा हो जाता है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भौगोलिक खोजों का प्रयास जारी किया जाता है। पश्चिमी यूरोप के विशेष रूप से जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, समुद्री यात्राएं करवाते हैं और नए नए मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं। उसी संबंध में सबसे पहले यूरोप से एक यात्री निकलता है स्पेन से। जैसे मान लेते हैं कंडीशन कुछ इस तरह से, ये तुम्हारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये बीच का हिस्सा जो है अटलांटिक महासागर का है। ये पानी का एरिया है, जो बीच में खाली स्थान पड़ा दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ से यूरोप से एक पहला यात्री निकलता है जिसका नाम होता है कोलंबस। घटना है 1492 की। कोलंबस नाम का यात्री निकलता है, कोलंबस। और वो भारत की खोज के लिए निकलता है। यूरोप की स्पेन से एक व्यक्ति निकलता है, एक यात्री निकलता है जो भारत की खोज के लिए स्पेशली निकलता है और पहुंच जाता है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसीलिए उत्तरी अमेरिका के लोगों को, जो तटवर्ती इलाके के जो लोग हैं, उनको रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन, अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रेड इंडियन कहाँ पाई जाती है प्रजाति, तो भारत में नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका में। और पहला यात्री जो निकलता है भारत की खोज के लिए, कोलंबस, 1492 ईस्वी में, और वो पहुंच जाता है अमेरिका। कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन पहुंचता है अमेरिका। उसके बाद में दूसरा यात्री निकलता है पुर्तगाल से, स्पेन शहर से निकलता है पुर्तगाल के, इसका नाम होता है वास्को डी गामा। पुर्तगाल से वास्को डी गामा। घटना है 1498 ईस्वी की। यहाँ से एक यात्री निकलता है वास्को डी गामा। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली यात्री यूरोप से निकलता है, अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप के मार्ग से हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए और केरल के कालीकट नामक स्थान पहुँच जाता है। केरल राज्य है जो भारत का, उसके कालीकट बंदरगाह पे अपना पहला कदम रखता है। और कहा जाता है कि जो ये यात्री होता है वास्को डी गामा, ये समुद्री मार्गों में कहीं भटक जाता है। तो समुद्र में जब भटक जाता है तो एक गुजराती व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल हमीद। वो इसका पथ प्रदर्शन करने में सहायता करता है और इसको रास्ता बताता है केरल तक, भारत तक पहुंचने के लिए। और जब भारत ही पहुंच जाता है तो यहाँ की जो समृद्धि देखता है, और यहाँ के जो राजा होते हैं जिनका नाम होता है जमोरिन, जो वहाँ की उनकी पैतृक उपाधि होती है, स्थानीय राजा होते हैं, तो इनका जो है वो
भव्य स्वागत भी करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और यहाँ से जो है वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि केरल राज्य जो है मसाले की नगरी होती है और विशेष रूप से वास्को डी गामा यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियों का ही व्यापार करता है। तो यहाँ से ये व्यापार आरंभ करता है विशेष रूप से मसाले का। तो उसी संबंध में ये पहला यात्री जो होता है यूरोप का, वो भारत के तक पहुंचने के लिए एक नया रूट खोजता है और कुछ ऐसी स्थितियां बनती, यही रूट जितनी भी भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं वो इसी रूट का प्रयोग करती हैं। केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होकर आती हैं। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसी मार्ग से ये सारी कंपनियां आती हैं। क्योंकि पहले रास्ता खोजते हैं वास्को डी गामा, फिर बाद में और भी पुर्तगाली यात्री आते हैं, फिर जो है जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करती हैं वो इसी मार्ग का प्रयोग करती हैं। ये तो हो गई उनके आगमन की बात। अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कंपनियां जो आती हैं किस क्रम में आती हैं। भारत में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, तमाम कंपनियां आती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां उनको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे जहां से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से जो कंपनियों को आने का जो क्रम है, आगमन का जो क्रम है, जो कौन सी कंपनियां किस क्रम में आती है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कंपनियों के आगमन के क्रम के बारे में। कंपनियों का आगमन, उसका क्या क्रम है? कंपनियों का के आगमन का क्रम। इस संबंध में हम जानेंगे कि भारत में कई कंपनियां आती हैं, उनके आगमन का क्रम क्या है, कौन सी कंपनी किस कंपनी के बाद आती है, किस क्रम में आती है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। कभी कभी मिलान में पूछ दिया जाता है कौन सी कंपनी किसके बाद आती है। तो उस संबंध में तो पहली कंपनी आती है आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं। भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। पहले पुर्तगाली यात्री आते हैं, पहली कंपनी जो आती है वो पुर्तगाली आते हैं सन 1498 ईस्वी में। उसके बाद में आते हैं डच सन 1595 ईस्वी में, 1595 ईस्वी। उसके बाद में कंपनी आती है अंग्रेज आते हैं सन 1600 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है 1664 में। अब बात करते हैं पहले जो पुर्तगाली यात्री आता है सन 1498 में। आपको पता है अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत तक पहुंचता है ये। उसके बाद में आती है डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलते हैं। तो डच आते हैं 1595 ईस्वी में और विशेष रूप से ये भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र में पहले जाते हैं और वहाँ पर अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, अब अपनी खोज स्टार्ट करते हैं। विशेष रूप से वहाँ से मसाले का व्यापार करते हैं। उसके बाद में अंग्रेज आते हैं सन 1600 ईस्वी में। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी रानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में। तो दूसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। फिर 1664 में आते हैं फ्रांसीसी। ये तो हो गया इनके आने का क्रम, कंपनियों के आगमन का क्रम। अब बात करते हैं कि जो कंपनियां आती हैं जिस क्रम में, फिर उसके बाद में यही कंपनियां जो होती हैं जो भारत में आती हैं, इन कंपनियों की स्थापना किस डेट में होती है ये जानने का क्रम, इनका भी क्रम याद करते हैं। तो भारत में कंपनियों की स्थापना का क्रम जानने का प्रयास करते हैं। कंपनियों की स्थापना का क्रम।
भारत में कई कंपनियां आती हैं, उनमें से पहली कंपनी आती है जो वास्को डी गामा आता है, पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली यात्री। यहाँ पे वास्को डी गामा ना करके यहाँ पे पुर्तगाली कर लेते हैं, पुर्तगाली 1498 में आते हैं। उसके बाद में कंपनियों की स्थापना के क्रम में अगर बात करते हैं तो पहले आते हैं पुर्तगाली, ये आते हैं 1498 ईस्वी में, और कंपनी की स्थापना भी इनकी होती है 1498 ईस्वी में। उसके बाद में आते हैं अंग्रेज, ये अपनी कंपनी जो है सन 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फंसता है कि पहले यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं डच। कंपनी के आगमन के क्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे होंगे डच। अगर कंपनी की स्थापना के क्रम में अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएंगे अंग्रेज, और डच आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1602 ईस्वी में। ये सभी यूरोपीय कंपनियां होती हैं और भारत के साथ यानी पूर्वी क्षेत्र के साथ ये सभी व्यापार करने आती हैं, इसलिए इन सभी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस क्रम में स्थापना इनकी होती है। फिर उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1664 ईस्वी में। तो इस तरह से इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम हो गया, पहले पुर्तगाली 1698 ईस्वी, फिर अंग्रेज सन 1600, फिर डच 1602 ईस्वी, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी। इस क्रम में ये कंपनियों की स्थापना करते हैं। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि जो कंपनियां जो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन होता है वो किस क्रम में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, उसके बाद में कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करती है और कब स्थापित करती है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें पुर्तगालियों की, पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करते हैं। कोचीन 1503 ईस्वी में। अब चूंकि इस बात को समझ लेना चाहिए, चाहे जो कंपनी जहां आके पहला कदम अपना रखती है भारत में, और जाहिर सी बात है वहीं पर उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, तो वहीं पे अपनी कंपनी की स्थापना भी करती है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं केरल में, केरल के कालीकट मैदान पे, तो केरल में ही अपनी कंपनी स्थापित करते हैं कोचीन में। कोचीन 1503 में पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में स्थापित करते हैं। उसके बाद में आते हैं अंग्रेज सूरत में ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं सन 1608 ईस्वी में। अंग्रेज जो होते हैं 1608 ईस्वी में सूरत में 1608 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। होता ऐसा है कि जो सूरत में कंपनी स्थापित होती है अंग्रेज़ों की, वो पहले जो कैप्टन हॉकिंस आते हैं, जो उस टाइम पे मुग़ल दरबार में आते हैं, विशेष रूप से इनको जेम्स प्रथम के द्वारा अकबर के नाम का एक पत्र भेजा जाता है व्यापार की अनुमति प्रदान करने के लिए, तो उसी संबंध में आते हैं। लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, तो वहां से ये अपनी कंपनी की स्थापना के लिए या कोठी स्थापित करने के लिए सूरत में आज्ञा मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। तो इनको पहले तो अनुमति दे दी जाती है कि ठीक है, आप जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे मैटर उठ जाते हैं, पुर्तगाली जो होते हैं इस बात से खिलाफ होते हैं कि सूरत में हमारा प्रभाव है और यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र जो है उस पर हमारा दबदबा चल रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है, तो अंग्रेज़ों को ये जो अनुमति है व्यापारिक कोठी बनाने की नहीं मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे मैटर उठते हैं। तो ये जो मुग़ल बादशाह होते हैं जहांगीर, कहीं न कहीं ये उनके प्रभाव से भी परेशान थे पुर्तगालियों के, क्योंकि जो पुर्तगाली थे उनका पूरा हिंद महासागर पर एक तरीके से दबदबा टाइप का बन गया था, बिल्कुल प्रभाव बन गया था, और जिससे जो है
कि वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी भी कंपनी का या किसी भी व्यापारी का हिंद महासागर के क्षेत्र में नहीं चाहते थे। और जो मुग़ल जहाज़ भी होते थे उनको भी कहीं ना कहीं कार्टेज देना पड़ता था पुर्तगालियों को, या कोई चिट चिपका के रखनी पड़ती थी अपने जहाज़ों पे, ताकि जो है उनके व्यापारिक जहाज़ों को कोई मतलब व्यापार करने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। इसी संबंध में जो ये कैप्टन हाकिंस जो आज्ञा मांगते हैं 1608 ईस्वी में यहाँ पर व्यापारिक कोठी बनाने की, पुर्तगाली से नाराज़ हो जाते हैं। और मुग़ल बादशाह जहांगीर समझते हैं कहीं ना कहीं पुर्तगाली पहले से यहाँ पे अपना स्थिति कायम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ताकतवर पुर्तगाली होंगे। और पुर्तगाली जो है लूट मार की स्थिति भी कभी कभी हिंद महासागर में मचा देते थे। तो कई बार जो है मुग़लों के जहाज़ों को भी लूट लिया करते थे। तो इस चक्कर में जहांगीर जो है इनको पहले तो इजाज़त दे देते हैं, जब देखते हैं पुर्तगाली विरोध करते हैं तब ये जो है इस फैक्ट्री का जो काम 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री का जो काम शुरू होता है उसको बंद करवा देते हैं। इससे कुछ ऐसी संभावनाएं बनती है कि जो यहाँ सूरत में फैक्ट्री बन रही होती है अंग्रेज़ों की, जब यहाँ पे निर्माण काम रुक जाता है तब ये आके 1611 ईस्वी में 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री अस्थाई व्यापारिक फैक्ट्री बना लेते हैं। हालांकि ये यहाँ पे काम नहीं हो पाता है, फैक्ट्री नहीं बन पाती, तो ये कुछ कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना कुछ समय यहाँ सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बनाकर अस्थाई रूप से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद में जब सूरत में कंपनी बना लेते हैं फिर इस मसूलीपट्टनम में, फिर उसके बाद में होता ये है कि अंग्रेज़ इस बात को समझ जाते हैं कहीं न कहीं पुर्तगालियों का मुग़ल बादशाह पे प्रभाव ज़्यादा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें यहाँ पर व्यापार करने की या कोठी स्थापित करने की इजाज़त मिल जाए। तो इस संबंध में एक युद्ध होता है जिसे स्वाली का युद्ध कहा जाता है। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध। सूरत के पास ये गांव है स्वाली, वहाँ पे अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य एक युद्ध होता है जिसको स्वाली का युद्ध कहा जाता है। पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के मध्य स्वाली का युद्ध। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और पुर्तगाली हार जाते हैं। तो कहीं न कहीं मुग़ल बादशाह जहांगीर को भी लगने लगता है कि अब जो है अंग्रेज़ जो है ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर जो फैक्ट्री बनाने की यहाँ पर जो फैक्ट्री बनना बंद हो गया था, जो रुक गया था काम, उसको फिर से पुनः चालू करवा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी जो है 1608 में जो बनना काम रुक गया था, जो निर्माण कार्य रुक गया था, वो यहाँ पर नहीं बन पाई थी। तो 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बना ली थी। और फिर इस युद्ध के बाद 1612 के बाद जब जहांगीर इनको फिर इजाज़त देते कि नहीं सूरत में फैक्ट्री बना सकते हैं, तो वही फैक्ट्री जो अधूरी पड़ी थी उसको 1613 में उसका काम पूरा होता है। 1613 में बनकर तैयार होती है। और अगर फैक्ट्री की बात की जाए, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसमें मशीनें नहीं लगी थी, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा हो, उत्पादन हो रहा हो, कोई मशीनें नहीं लगी थी। तो वहाँ पर ऐसे ही एरिया जो होता था उसको जो है रेंट पे या किसी प्रकार से ले लिया जाता था और उस पर जो है जो भी व्यापार करते थे अंग्रेज या अन्य कंपनियां जो भी व्यापार करती थी, सामान को इकट्ठा करने का, असेंबल करने का काम करते थे। वहाँ पर इकट्ठा करते थे और उसके बाद में उसको ले जाने योग्य बनाते थे। ऐसा तो नहीं बस जैसे माल लाया वैसे उठा के ले गए, तो उसको कहीं छाटना फटकारना इस टाइप के काम करते थे। उसके बाद में जहाज़ में भरकर यूरोप ले जाते थे। तो इस तरह से इन फैक्ट्रियों में काम होता था। इन फैक्ट्रियों में इसी प्रकार से काम चलता था। और अधिकारी जो कर्मचारी जो व्यापारिक होते थे इन कंपनियों के, उनके रहने के आवास भी इनमें हुआ करते थे, और उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में डच ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं अपनी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में आते हैं, 1610 में, और कंपनी की स्थापना करते हैं 1605 में, जहाँ पे अंग्रेज करते हैं पहली फैक्ट्री पे लगाते हैं 1611 में, तो वहीं पर डच भी लगाते हैं। और बात करें फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी जो है जहाँ अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत, और वहीं पर ये भी सन
1868 ईस्वी में। तो इस तरह से कोचीन, इसको याद करने का प्रयास करते हैं। जो अंक पुर्तगाली होते हैं आते हैं 1498 में और फैक्ट्री की स्थापना करते हैं 1503 में, महज 5 साल बाद कोचीन में। उसके बाद में अंग्रेज 1600 में आते हैं और 1608 ईस्वी में यानी 8 साल बाद कंपनी स्थापित कर देते हैं सूरत में। फिर डच आते हैं, डच 1602 में आते हैं और मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में यानी ठीक 3 साल बाद अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जो है स्थापित कर देते हैं। फिर फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और सूरत में 1668 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जहां फैक्ट्री अंग्रेज स्थापित करते हैं वहीं पे इनकी भी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री भी इनकी मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। बस इस क्रम में इन फैक्ट्रियों का ही स्थापना का क्रम हो गया। अब हम आगे अगले वीडियो में जानेंगे कि जो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां जो आई हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये जो कंपनियां आई हैं जो यूरोपीय, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे अगले वीडियोज में, जिसमें पहले हम पुर्तगाली को समझने का प्रयास करेंगे। पुर्तगालियों के संबंध में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पुर्तगाली किस तरह से यहाँ पर आते हैं, व्यापार आरंभ करते हैं और यहाँ से जो मसाले का व्यापार करते हैं, इनसे जो है इनको कितना ज़्यादा मुनाफा होता है, कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है, यहाँ की सरकार जो पुर्तगाल की होती है इतना ज़्यादा प्रभावित होती है इस लाभ से कि अपने यहाँ से गवर्नर भेजना आरंभ कर देती है। और वो गवर्नर कैसे कैसे हिंद महासागर पे अपना जो प्रभुत्व स्थापित करते हैं, कैसे कैसे भारत के एरिया में, जैसे अल्बुकर्क हो गया, किस तरह की नीतियाँ चलाता है और व्यापार स्टार्ट करता है, अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।